कभी कभी सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कौन सा हिस्सा कहानी है और कौन सा ज्ञान। कहा जाता है एक बार एक मशहूर वैज्ञानिक, शायद बर्ट्रैंड रसल, ने एस्ट्रोनॉमी पर एक सार्वजनिक लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और कैसे सूरज भी लाखों सितारों की एक विशाल गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। लेक्चर खत्म हुआ तो पीछे से एक बुजुर्ग औरत उठी। वो बोली, जो कुछ तुमने बताया वो सब बकवास है। असल में दुनिया एक सपाट प्लेट है जो एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है। वैज्ञानिक मुस्कुराया, थोड़ी सी व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है मां जी, तो वो कछुआ किस पर खड़ा है? बुजुर्ग औरत ने जरा भी देर नहीं लगाई। तुम बहुत चालाक हो नौजवान, बहुत चालाक। लेकिन नीचे फिर एक और कछुआ है और उसके नीचे भी कछुए ही कछुए हैं। हल्की हंसी और ठहराव, टर्टल्स ऑल द वे डाउन। अब ज्यादातर लोग इस बात पर हंस पड़ते हैं क्योंकि कौन मान सकता है कि पूरा ब्रह्मांड एक कछुए की पीठ पर टिका है। रिडिकुलस, राइट? लेकिन सच में सोचो, हमें क्या हक है यह कहने का कि हम ज्यादा जानते हैं? क्या हमें सच में पता है ब्रह्मांड क्या है, कहां से आया और कहां जा रहा है? क्या इस यूनिवर्स की कोई शुरुआत थी? अगर थी तो उससे पहले क्या था? और क्या टाइम कभी खत्म भी होगा या फिर हम कभी वक्त में पीछे लौट पाएंगे? आज की मॉडर्न फिजिक्स, नई डिस्कवरीज, नई मशीन्स और अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी इन सवालों के जवाब देने लगी है। शायद एक दिन ये जवाब हमें उतने ही ऑब्वियस लगेंगे जितना आज हमें यह लगता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, या फिर शायद उतने ही बेवकूफी भरे जितनी एक टावर ऑफ टॉर्टोइसेस की कल्पना। कौन जाने, टाइम इटसेल्फ विल टेल। बहुत पहले 340 बीसी में यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने अपनी किताब ऑन द हेवेंस में यह साबित करने की कोशिश की थी कि धरती गोल है, सपाट नहीं। उसने दो तर्क दिए थे। पहला, जब चांद पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो वो हमेशा गोल होती है। अगर पृथ्वी सपाट होती तो वो छाया लंबी या अंडाकार दिखाई देती। दूसरा, ग्रीक यात्रियों ने नोट किया कि जब वे दक्षिण की ओर जाते हैं तो नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा आसमान में नीचे दिखता है। मतलब जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तारा होराइजन के करीब आता जाता है। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी जरूर गोल है। एरिस्टोटल ने तो यहां तक अनुमान लगाया था कि पृथ्वी की परिधि लगभग 400,000 स्टेडिया है, जो हमारे आज के माप से बस दोगुनी थी, और यह 2300 साल पहले की बात है। उन्होंने एक तीसरा प्रमाण भी दिया था। जब जहाज होराइजन से आता है तो सबसे पहले उसके पाल दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे जहाज का निचला हिस्सा। अगर पृथ्वी सपाट होती तो जहाज एक साथ पूरा दिखाई देता, और यही थी उस दौर की सोच जहां हर सवाल के पीछे था एक रहस्य और हर जवाब के बाद आता था एक नया प्रश्न। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन इंसान की जिज्ञासा वही रही। आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं और ये ब्रह्मांड हमें कहां ले जा रहा है? बहुत समय पहले जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा तो उसे सितारों का रहस्य समझ नहीं आया। हर रात वही सितारे, वही चांद, वही चमक, लेकिन उनकी चाल कुछ अजीब थी। सीधी नहीं, गोल नहीं, जैसे किसी ने इनविजिबल धागों पर टांग रखा हो। तभी ग्रीक खगोल शास्त्री टॉलमी ने एक महान विचार दिया। उसने कहा, धरती ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद, ग्रह सब उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन ये सिंपल गोल चक्कर नहीं थे। हर ग्रह अपने एक छोटे गोले पर भी घूमता था जो फिर एक बड़े गोले से जुड़ा था। यानी हर एक का रास्ता था जटिल, फिर भी खूबसूरती से संतुलित। सबसे बाहरी गोला फिक्स्ड स्टार्स का था, वो तारे जो हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर दिखते हैं, जैसे किसी डिवाइन ऑर्डर में सेट कर दिए गए हों। और उस आखिरी गोले के पार क्या था, किसी को नहीं पता। शायद वही जगह जहां हेवन और हेल बसे हों, जहां पहुंचने की कल्पना ही एक रहस्य थी।
टॉलेमी का ये मॉडल अद्भुत था, इतना सटीक कि सदियों तक लोगों ने इसी से आसमान के ग्रहों की स्थिति का अंदाजा लगाया। लेकिन इसमें एक अजीब गड़बड़ी थी। अगर उसके हिसाब से चांद कभी धरती के करीब आता और कभी दूर जाता तो उसका आकार आसमान में कभी दोगुना बड़ा दिखना चाहिए था, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। टॉलेमी ने इस गलती को जाना, पर फिर भी उसका मॉडल चलता रहा, क्योंकि उस समय चर्च ने इसे अपनी सच्चाई घोषित कर दी थी। एक ऐसा मॉडल जो धरती को केंद्र में रखता था और भगवान के लिए जगह छोड़ता था, 8वें गोले के पार, जहां था हेवन और शायद नीचे हेल। धीमे से म्यूजिक बदलता है, अब टोन में क्यूरियोसिटी और होप आती है। फिर आया 1514, एक शांत सा साल, एक अनजान सा आदमी, पोलैंड का एक पुरोहित, निकोलस कोपरनिकस। उसने कहा, नहीं, धरती केंद्र नहीं है, सूरज है। उसका मॉडल था सिंपल, सूरज बीच में स्थिर और धरती समेत बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। पर सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। शायद इसलिए कोपरनिकस ने अपना विचार पहले गुमनाम तरीके से फैलाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चर्च उसे हेरेटिक यानी विधर्मी न कह दे। सदियों पुरानी मान्यताओं के बीच उसने पहली बार कहा, हम केंद्र नहीं हैं। यह बात छोटी थी, लेकिन उसने पूरी इंसानियत की सोच बदल दी, क्योंकि कोपरनिकस ने जो किया वो सिर्फ एक खगोल शास्त्रीय क्रांति नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक झटका था। चर्च ने निकोलॉस कोपरनिकस के विचारों का विरोध मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उस समय की धार्मिक मान्यताओं और बाइबल की व्याख्या के विपरीत एक ब्रह्मांडीय मॉडल, कॉस्मोलॉजिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। आइए इसे सरल और कहानी जैसे ढंग में समझते हैं। उस समय का धार्मिक विश्वास, 16वीं शताब्दी में चर्च का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी जियोसेंट्रिक मॉडल सही है। यह विचार टॉलेमी के मॉडल पर आधारित था और इसे ईश्वर द्वारा रचित व्यवस्था माना जाता था। बाइबल की कुछ पंक्तियां भी इस बात का संकेत देती थीं कि पृथ्वी स्थिर है और बाकी सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। कोपरनिकस का सिद्धांत, कोपरनिकस ने कहा, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसे कहा गया हीलियोसेंट्रिक मॉडल, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। यह विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि यह सीधे चर्च की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता था। विरोध क्यों हुआ? धार्मिक चुनौती। चर्च को लगा कि कोपरनिकस का विचार बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत है, जिससे लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। 2, अहंकार पर चोट। अगर पृथ्वी केंद्र में नहीं है तो इसका मतलब मानवता विशेष नहीं है, और यह उस धार्मिक सोच के खिलाफ था जिसमें मनुष्य को सृष्टि का केंद्र माना गया था। 3, सत्ता का डर। चर्च उस समय सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं थी, वह राजनीतिक शक्ति भी थी। इसलिए किसी भी नए विचार को जो उसकी सत्ता को चुनौती दे, खतरा माना जाता था। कोपरनिकस ने अपने जीवन में ज्यादा विरोध नहीं झेला, क्योंकि उसने अपनी किताब डी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम 1543 अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रकाशित की। लेकिन बाद में जब गैलीलियो गैलीली ने उसी सिद्धांत को प्रयोगों और दूरबीन से साबित करने की कोशिश की, तब चर्च ने उसे कठोर सजा दी और उसके विचारों को हेरेसी, ईश अपमान घोषित किया। समय के साथ विज्ञान ने कोपरनिकस के सिद्धांत को सही साबित किया और आज पूरा आधुनिक खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी उसी नींव पर खड़ा है। कोपरनिकस के सिद्धांत के लगभग 100 साल बाद 2 महान खगोल शास्त्री सामने आए, योहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली। दोनों ने सार्वजनिक रूप से कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हीलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन किया, यानी सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि शुरू में इस सिद्धांत से ग्रहों की वास्तविक गति, ऑब्जर्व्ड पाथ्स, पूरी तरह मेल नहीं खाती थी, लेकिन वे जानते थे कि यह दिशा सही है। 1609 गैलीलियो की दूरबीन और खोज। साल 1609 में गैलीलियो ने पहली बार आसमान को नई दूरबीन, टेलीस्कोप से देखा, जो उस समय हाल ही में आविष्कार हुई थी। जब उसने बृहस्पति, जुपिटर की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके चारों ओर छोटे छोटे चांद, मून्स घूम रहे हैं। यह खोज बहुत बड़ी थी,
क्योंकि यह सिद्ध करती थी कि सभी चीजें पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती। इससे अरस्तु, एरिस्टोटल और प्टोलेमी का मॉडल पूरी तरह गलत साबित हो गया। एक्सप्लेनेशन। पहले यह माना जाता था कि हर चीज पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन अगर बृहस्पति के अपने उपग्रह हैं तो इसका मतलब है कि ग्रहों के भी अपने अपने मिनी सिस्टम हो सकते हैं। यही विचार वैज्ञानिक सोच की नई दिशा बना। इसी समय केपलर ने कोपरनिकस के मॉडल को संशोधित किया। उसने कहा कि ग्रह वृत्ताकार नहीं बल्कि अंडाकार, इलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं। अब गणनाएं और वास्तविक अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस, पूरी तरह मेल खाने लगे। एक्सप्लेनेशन। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि वृत्त सबसे परिपूर्ण आकृति है, इसलिए ग्रह भी परिपूर्ण वृत्तों में घूमते होंगे। लेकिन केपलर ने पाया कि यह धारणा गलत थी। असल में ग्रहों की गति अंडाकार, थोड़ी लंबी, गोल पथों पर होती है। हालांकि केपलर को खुद यह बात पसंद नहीं आई। उसे वृत्त ज्यादा सुंदर और ईश्वरीय लगता था, इसलिए उसने अंडाकार को मजबूरी का समाधान माना। बाद में न्यूटन ने इस बात की पूरी भौतिक व्याख्या दी। विज्ञान कभी अंतिम सत्य को नहीं मानता, उसे खोजने की निरंतर यात्रा पर रहता है। नई खोजों के साथ ज्ञान में परिवर्तन स्वाभाविक है। न्यूटन ने पूरे विज्ञान को नया दृष्टिकोण दिया और उनकी उपलब्धियां आज भी अद्वितीय हैं। उन्होंने यह समझाया कि व्यक्तिगत सफलता समूह के ज्ञान पर निर्भर करती है, जो न केवल एक व्यक्ति बल्कि समाज की प्रगति का आधार है। हर युग के वैज्ञानिक उतना ही देख सकते हैं जितना उनके पास साधन, टूल्स और तकनीकें होती हैं। जैसे जैसे उपकरण बेहतर होते जाते हैं, विज्ञान की नजर और गहरी होती जाती है। उदाहरण, नंगी आंख से इंसान ने तारों को देखा, फिर दूरबीन आई तो गैलेक्सी दिखी, फिर हबल टेलीस्कोप आया तो अरबों गैलेक्सियां दिखीं। हर कदम पर विज्ञान की तस्वीर बदली। विज्ञान में हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा होता है। क्यों? तो पूछने की यही आदत विज्ञान को जिंदा रखती है। जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, विज्ञान बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। विज्ञान की खूबसूरती यही है कि वो अपनी गलतियों को मान लेता है। अगर कोई थ्योरी गलत साबित हो जाए तो वैज्ञानिक उसे छोड़कर नई सोच अपनाते हैं। यह बदलाव कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। ब्रह्मांड अनंत है और इंसान की समझ सीमित, इसलिए हर खोज सिर्फ अगले दरवाजे तक पहुंचाती है। उसके आगे एक नया रहस्य इंतजार करता है। छोटे शब्दों में, विज्ञान इसलिए बदलता है क्योंकि वो सच की तलाश में है, न कि सच का मालिक। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इंसान ने सच को समझने के कितने तरीके बनाए हैं। कोई आसमान की तरफ देखता है तो कोई अपने अंदर झांकता है। कोई कहता है मुझे प्रमाण चाहिए, और कोई कहता है मुझे अर्थ चाहिए। यहीं कहीं विज्ञान और दर्शन एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों एक ही मंजिल की तलाश में हैं, सत्य की। विज्ञान उस बच्चे की तरह है जो दुनिया को छूकर, तोलकर, परखकर समझना चाहता है। उसे भरोसा सिर्फ उन्हीं चीजों पर होता है जो आंखों से दिखें या जिनकी गिनती की जा सके। वो पूछता है यह कैसे हुआ, और फिर प्रयोगशाला की 4 दीवारों में एक एक सवाल का जवाब निकालता जाता है। उसके हाथ में एक दूरबीन होती है, एक सूक्ष्मदर्शी, और दिमाग में एक जिज्ञासा जो कभी थकती नहीं। लेकिन दर्शन उस इंसान की तरह है जो रात को अकेले बैठकर सोचता है, मैं कौन हूं, ये सब क्यों है, अगर सब कुछ चल रहा है तो किस लिए। ये दर्शन के पास कोई प्रयोगशाला नहीं होती, कोई यंत्र नहीं, कोई सूत्र नहीं, बस मन की खामोशी, कुछ गहरे सवाल और भीतर गूंजती हुई एक धीमी सी आवाज। वो दुनिया को नहीं बल्कि अस्तित्व को समझना चाहता है। वो कैसे से ज्यादा क्यों में दिलचस्पी रखता है। विज्ञान कहता है सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। एक दर्शन पूछता है अगर ऐसा है तो इस ज्ञान का हमारे जीवन से क्या अर्थ है। फिर विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। दर्शन हमें सिखाता है कि उनका मतलब क्या है। विज्ञान हमें मशीनें देता है, दर्शन हमें विवेक देता है। विज्ञान आगे बढ़ना सिखाता है, दर्शन सही दिशा चुनना सिखाता है। विज्ञान के बिना हम अंधेरे में रह जाते, पर दर्शन के बिना हम अंधेरे में दौड़ते रहते। और शायद यही वजह है कि जब भी इंसान ने कोई बड़ा सवाल पूछा, वो दोनों की आवाज में बोला। न्यूटन ने जब सेब गिरते देखा तो विज्ञान ने उत्तर खोजा,
लेकिन शायद उसी पल किसी दार्शनिक ने भी सोचा, गिरना, क्या हर चीज किसी केंद्र की तरफ खिंचती है? और यह सवाल सिर्फ पेड़ों के नीचे नहीं, दिलों के भीतर भी उतरा। कभी कभी लगता है विज्ञान और दर्शन दो आंखें हैं एक ही चेहरे की। एक से हम देखना सीखते हैं और दूसरी से समझना। एक हमें बाहरी जगत दिखाती है और दूसरी भीतर का ब्रह्मांड। शायद सच्चाई वहां कहीं बीच में है, जहां तर्क और अनुभव एक दूसरे से गले मिलते हैं, जहां प्रयोग और विचार दोनों सिर झुकाकर कहते हैं, हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। प्रकृति के नियम इसलिए हैं कि दुनिया स्थिर रहे। गुरुत्वाकर्षण है ताकि चीजें उड़ न जाएं। मौसम बदलते हैं ताकि जीवन बना रहे। दिन और रात हैं ताकि आराम और जागृति का संतुलन बना रहे। अगर प्रकृति में नियम न होते तो हर पल अराजकता, केओस होती। कभी सूरज बहुत पास आ जाता, कभी बहुत दूर चला जाता और शायद जिंदगी मिट चुकी होती। समाज के नियम इसलिए हैं कि इंसान साथ रह सके। अगर हर कोई अपनी इच्छा से सब करे तो टकराव, अन्याय और हिंसा भर जाएगी। नियम हमें रोकते नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित रखते हैं। जैसे नदी के किनारे पानी को रास्ता देते हैं। बिना किनारों के नदी नहीं बहती, बाढ़ बन जाती है। नियम वही किनारे हैं। और मन के नियम, वे हमें भीतर से अनुशासित करते हैं। हम खुद को रोकना सीखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हर इच्छा पूरी करना ही आजादी नहीं। कभी कभी किसी चीज को न करना ही सबसे बड़ी आजादी होती है। छोटे शब्दों में, नियम रुकावट नहीं है, दिशा है। वे हमें बांधते नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित चलना सिखाते हैं। कभी वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि शायद गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दूर की दूरी पर जाकर आकर्षक नहीं, बल्कि प्रतिकर्षक, रिपल्सिव हो जाता है। यह विचार ग्रहों की गति पर ज्यादा असर नहीं डालता था, लेकिन इससे ऐसा लगने लगा कि अगर ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं तो वे एक दूसरे के खिंचाव और धकेलने के बीच एक संतुलन की स्थिति में रह सकते हैं। पर आज हम जानते हैं कि ऐसा संतुलन अस्थिर होता। अगर किसी जगह तारे जरा से पास आ जाएं, तो उनका आकर्षण बढ़ जाएगा और वे एक दूसरे की ओर गिरने लगेंगे। और अगर थोड़ा दूर हट जाएं, तो प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा और वे और भी दूर चले जाएंगे। यानी ऐसा स्थिर ब्रह्मांड टिक नहीं सकता। फिर सामने आया एक और सवाल, जिसे बाद में जर्मन दार्शनिक हाइनरिक ऑल्बर्स से जोड़ा गया। उसने 1823 में यह समस्या उठाई। लेकिन सच तो यह है कि न्यूटन के ही समय में कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा था, मगर ऑल्बर्स की बात पहली बार दुनिया का ध्यान खींच पाई। वो कहता था, अगर ब्रह्मांड अनंत और स्थिर है तो हमारी हर दिशा में हमें किसी न किसी तारे की सतह दिखाई देनी चाहिए। ऐसे में तो पूरा आसमान दिन की तरह चमकदार और उज्जवल होना चाहिए, यहां तक कि रात में भी। लेकिन रात तो अंधेरी है। क्यों? ऑल्बर्स ने कहा, शायद दूर के तारों की रोशनी बीच के पदार्थों में अवशोषित हो जाती है, पर तब तो वो पदार्थ खुद गर्म होकर उतनी ही रोशनी देने लगेंगे। तो फिर अंधेरा कैसे रहेगा? इस विरोधाभास का एक ही हल था कि तारे हमेशा से नहीं जल रहे थे। कभी किसी समय उन्होंने जलना शुरू किया होगा, यानी ब्रह्मांड का कोई आरंभ रहा होगा। और तब सवाल उठता है, आखिर वह शुरुआत कैसे हुई? बहुत पहले से ही ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर लोगों में चर्चा थी। यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में यह विश्वास था कि ब्रह्मांड की रचना किसी निश्चित समय पर हुई थी। बहुत पुराने नहीं, बल्कि कुछ हजार साल पहले। इस सोच का एक तर्क था कि हर घटना का कोई कारण होता है, तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण भी तो होना चाहिए। अगर ब्रह्मांड सदा से होता तो पहला कारण कभी आता ही नहीं। ईसाई दार्शनिक संत ऑगस्टिन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में लिखा, सभ्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। हम जानते हैं किसने क्या आविष्कार किया, किसने क्या सीखा। अगर मनुष्य और सभ्यता बहुत पुरानी होती तो हमें उससे भी पहले का इतिहास याद होता। इसलिए उन्होंने माना कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुई होगी। दिलचस्प है कि यह समय लगभग अंतिम हिमयुग, आइस एज के अंत से मेल खाता है। वो दौर जब असल में सभ्यता का आरंभ हुआ। लेकिन यूनानी दार्शनिक जैसे अरस्तु इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्हें रचना का विचार बहुत दैवी हस्तक्षेप जैसा लगता था। उनका मानना था कि मनुष्य और दुनिया हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। उनका तर्क था, हां, सभ्यता बढ़ती है, लेकिन अगर ब्रह्मांड की शुरुआत है
तो उससे पहले भी तो अनंत समय रहा होगा। फिर शुरुआत यहीं क्यों हुई, किसी और वक्त क्यों नहीं? असल में दोनों तर्क एक ही धारण पर टके थे कि समय खुद हमेशा से चलता आ रहा है। पर जैसा कि संत ऑगस्टिन ने कहा था, समय तो खुद ब्रह्मांड का हिस्सा है। जी, ब्रह्मांड के बनने से पहले समय का कोई अर्थ नहीं था। जब उनसे पूछा गया, भगवान ने ब्रह्मांड बनाने से पहले क्या किया, तो उन्होंने व्यंग्य नहीं किया बल्कि गहराई से जवाब दिया, समय तो उसी क्षण पैदा हुआ जब ब्रह्मांड बना। उस दौर में जब लोग स्थिर और अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड में विश्वास करते थे, शुरुआत हुई या नहीं, यह सवाल विज्ञान नहीं बल्कि धर्म और दर्शन का था। क्योंकि जो कुछ भी देखा जा सकता था वो दोनों सिद्धांतों से, चाहे हमेशा से है या कभी शुरू हुआ, बराबर समझाया जा सकता था। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि ब्रह्मांड हमेशा से वैसा ही है, स्थिर, अनंत और बिना किसी आरंभ या अंत के। लेकिन साल 1939 में एडविन हबल ने एक ऐसा अवलोकन किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पाया कि जहां भी हम नजर डालें, हर दिशा में दूर की आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज हमसे तेजी से दूर जा रही हैं। यानी ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपैंडिंग। इसका मतलब था कि कभी बहुत पहले ये सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे के बेहद करीब रही होंगी, इतनी करीब कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, जहां घनत्व अनंत था और सब कुछ एक ही जगह पर था। यह वह क्षण था जब विज्ञान ने पहली बार कहा, ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी। और यही वह विचार था जिसने बिग बैंग का जन्म दिया। समय की शुरुआत। हबल की खोज से पता चला कि कोई ऐसा पल जरूर रहा होगा जब ब्रह्मांड अत्यंत छोटा और घना था, इतना कि भौतिकी के सारे नियम वहां टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। अगर उससे पहले कुछ था तो उसका प्रभाव आज पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि पहले का समय उस क्षण परिभाषित ही नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई। उससे पहले जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत पहले माने गए धार्मिक या दार्शनिक आरंभ से अलग थी। एक स्थिर ब्रह्मांड में किसी शुरुआत की कोई भौतिक जरूरत नहीं होती, वह केवल किसी बाहरी सत्ता, किसी ईश्वर द्वारा था। अब जब हम ब्रह्मांड की प्रकृति पर बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी, असल में होता क्या है। साधारण शब्दों में एक सिद्धांत किसी मॉडल की तरह होता है जो ब्रह्मांड या उसके किसी हिस्से का वर्णन करता है और कुछ नियमों से बताता है कि उस मॉडल के आधार पर हम जो देखते हैं वह वास्तविक अवलोकनों से कैसे जुड़ता है। मुबारक है, सिद्धांत केवल हमारे मन में मौजूद होता है, उसकी वास्तविकता उसी सीमा तक है जितना वह समझा सकता है। एक अच्छा सिद्धांत दो शर्तें पूरी करता है। पहली, वह कम से कम तत्वों के साथ बहुत सारी घटनाओं को सही सही समझा सके, और दूसरी, वह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सके। उदाहरण के लिए अरस्तु मानते थे कि सब कुछ चार तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से बना है। यह विचार सरल था, पर उसने कभी कोई ठोस भविष्यवाणी नहीं की। वहीं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और भी सरल था। उसमें कहा गया कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को उसके द्रव्यमान, मास और दूरी के वर्ग के उलटे अनुपात से आकर्षित करती है। लेकिन इस सिद्धांत ने सूर्य, चांद और ग्रहों की गति को अद्भुत सटीकता से समझा दिया। विज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। हर वैज्ञानिक सिद्धांत अस्थायी होता है, वह कभी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता। भले ही 100 बार प्रयोग सही बैठें, यह गारंटी नहीं कि अगली बार भी वैसा ही होगा। लेकिन एक गलत उदाहरण किसी भी सिद्धांत को तुरंत गलत साबित कर सकता है। कार्ल पॉपर ने कहा था, एक अच्छा सिद्धांत वह है जिसे गलत ठहराने की संभावना हो। जब तक हर नया प्रयोग सिद्धांत से मेल खाता है, हमारा विश्वास उसमें बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही एक नई खोज उसका विरोध करती है, हमें या तो उसे बदलना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, पुराने सिद्धांत से नए की ओर। कई बार नया सिद्धांत पुराने सिद्धांत का ही विस्तार बन जाता है। जैसे ग्रह बुध मर्क्यूरी की गति में न्यूटन के सिद्धांत से थोड़ा अंतर पाया गया। फिर आया आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
जिसने यह अंतर ठीक ठीक समझाया। जब आइंस्टीन की भविष्यवाणी सच निकली तो यह नए युग की शुरुआत थी। फिर भी हम आज भी न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में उनसे मिलने वाला अंतर बेहद छोटा है और न्यूटन के समीकरण बहुत आसान हैं। विज्ञान का अंतिम लक्ष्य, विज्ञान का अंतिम सपना यही है कि कभी एक दिन हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत हो जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ समझा सके। एक ऐसा नियम जो हर तारे, हर परमाणु, हर विचार, हर समय और हर दूरी को एक ही सत्य में बांध दे। शायद विज्ञान का रास्ता अंतहीन है, लेकिन हर खोज हमें उस एक पल के थोड़ा और करीब ले जाती है जब ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली थी। हॉकिंग यहाँ बताते हैं कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझने के लिए आमतौर पर 2 चरणों में काम करते हैं। पहला, वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड समय के साथ कैसे बदलता है, यानी इसके नियम क्या हैं। दूसरा, वे पूछते हैं कि शुरुआत में ब्रह्मांड की स्थिति कैसी थी, यानी शुरुआत किसने और कैसे की। कई लोग मानते हैं कि विज्ञान को केवल पहले सवाल तक ही सीमित रहना चाहिए, नियम क्या है, क्योंकि शुरुआती स्थिति या शुरुआत कैसे हुई का सवाल दार्शनिक या धार्मिक है। लेकिन हॉकिंग कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड एक नियमित तरीके से चलता है तो शायद उसकी शुरुआत भी कुछ निश्चित नियमों से हुई होगी। विज्ञान की समस्या यह है कि हम पूरी सच्चाई एक साथ नहीं पकड़ सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे कई हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश की। हर हिस्सा एक पार्शियल थ्योरी बन गया, जैसे कि सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी, जो गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को समझाती है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, जो सूक्ष्मतम स्तर के कणों के व्यवहार को समझाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वे दोनों अपने अपने दायरे में सही हैं, पर जब हम ब्रह्मांड को एक साथ समझना चाहते हैं तो वे टकरा जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अब एक ऐसी नई थ्योरी की खोज में हैं जो दोनों को जोड़ सके। क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यानी एकीकृत या संपूर्ण सिद्धांत। हॉकिंग आगे एक गहरी बात कहते हैं, अगर सच में कोई कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी है तो वह केवल ब्रह्मांड के नियम ही नहीं, हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने के तरीके को भी निर्धारित करेगी। मतलब अगर सब कुछ नियमों से चलता है तो हमारी सोच भी उन्हीं नियमों का हिस्सा है। तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं यह जानने के लिए कि वे नियम क्या हैं, या फिर हमारा यह खोजने का प्रयास भी उन्हीं नियमों का हिस्सा है? यह एक दार्शनिक विरोधाभास है। अगर ब्रह्मांड का हर कदम तय है तो हमारा सत्य तक पहुंचना भी पहले से तय है, और हो सकता है कि हमें गलत निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी निर्धारित किया गया हो। इस जटिल प्रश्न का उत्तर हॉकिंग डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जिन प्राणियों ने दुनिया को सही ढंग से समझा, सही निर्णय लिए, वे जीवित रहे और आगे बढ़े। उनकी बुद्धि और सोच का पैटर्न पीढ़ियों में आगे बढ़ता गया। इसलिए हमारी बुद्धि इस तरह विकसित हुई है कि हम वास्तविकता को ठीक ठीक समझ सकें, और शायद यही कारण है कि हम ब्रह्मांड की सच्चाई को खोजने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उसी नियमित और व्यवस्थित ब्रह्मांड से निकली है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो हॉकिंग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारी सोच और हमारा विज्ञान सब उसी ब्रह्मांड के नियमों से उपजे हैं। कभी ना हम सब ने यह सवाल जरूर सोचा है, आखिर दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन था? किसने सबसे पहले आसमान की तरफ देखा और यह सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं, बारिश क्यों होती है और बिजली कैसे गिरती है? वो दौर ऐसा था जब लोग हर चीज को जादू मानते थे। आग, हवा, पानी सब किसी देवता का रूप समझे जाते थे। लेकिन एक इंसान था जिसने सवाल पूछने की हिम्मत की। उसने कहा, अगर सब कुछ देवताओं की मर्जी से होता तो फिर नियम कहां से आते हैं? वो इंसान था थेल्स ऑफ माइलेट्स, थेलेस ऑफ मिलेटस। लगभग 2600 साल पहले यूनान, ग्रीस में जन्मा। कहते हैं वो दुनिया का पहला वैज्ञानिक था, क्योंकि उसने पहली बार दुनिया को तर्क से समझाने की कोशिश की थी, विश्वास से नहीं। थेल्स ने कहा, हर चीज की जड़ में पानी है। यह सुनने में आज भले ही सीधा लगे, लेकिन उस वक्त ये एक क्रांति थी। उसने देवताओं को नहीं, प्रकृति को केंद्र में रखा। वो आसमान देखता था, तारों की चाल से मौसम का अंदाजा लगाता था और बिजली गिरने को एक प्राकृतिक घटना बताता था, ना कि किसी देवता का क्रोध।
सोचो, उस वक्त जब दुनिया डर से भरी थी, वो एक इंसान खड़ा हुआ जिसने कहा, मैं समझूंगा, मैं पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूं। और शायद यहीं से विज्ञान की कहानी शुरू हुई, एक सवाल से, एक जिज्ञासा से, और एक इंसान से जिसका नाम था थेल्स। बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान जंगलों में रहता था। बिजली गिरती थी तो वो डर जाता था, बारिश होती थी तो उसे लगता था कि ऊपर कोई देवता खुश या नाराज हुआ है। उसे कारण नहीं पता था, सिर्फ परिणाम दिखता था। उस वक्त ज्ञान नहीं था, बस अनुभव थे। वो चीजों को देखता था लेकिन समझ नहीं पाता था। ना किताबें थीं, ना भाषा इतनी विकसित थी कि वो अपने विचार समझा सके। और जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो इंसान कहानियां बना लेता है, देवताओं की, आत्माओं की, जादू की। यही कहानियां धीरे धीरे धर्म और मिथक बन गईं। फिर वक्त बदला, इंसान ने खेती सीखी, बस्तियां बसाईं और आसमान की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, हर चीज किसी नियम के तहत चल रही है। सूरज रोज उगता है, मौसम बदलते हैं और बीज बोने के कुछ दिन बाद ही अंकुर फूटता है। यहीं से उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, क्या यह सब किसी नियम से होता है? और जब यह सवाल उठा, वहीं से विज्ञान का जन्म हुआ। तो असल में इंसान ने पहले वैज्ञानिक रीति इसलिए नहीं खोजी क्योंकि डर और अंधविश्वास ज्यादा ताकतवर थे। 2. ज्ञान और भाषा सीमित थी। 3. सोचने की दिशा तब तक ईश्वर की मर्जी तक सीमित थी, प्रकृति के नियमों तक नहीं पहुंची थी। उनसे पहले लोग अरस्तु, एरिस्टोटल के विचारों पर विश्वास करते थे। अरस्तु का मानना था कि किसी भी वस्तु की प्राकृतिक अवस्था स्थिर, एट रेस्ट होती है, और वह तभी चलती है जब उस पर कोई बल या धक्का लगाया जाए। उसके अनुसार भारी वस्तु हल्की वस्तु से ज्यादा तेज गिरेगी, क्योंकि भारी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण ज्यादा होगा। अरस्तु की परंपरा यह भी मानती थी कि केवल विचार, प्योर थॉट के जरिए पूरे ब्रह्मांड के नियमों को समझा जा सकता है। किसी को प्रयोग या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए गैलीलियो से पहले किसी ने यह जांचने की कोशिश ही नहीं की कि क्या वाकई भारी और हल्की वस्तुएं अलग गति से गिरती हैं या नहीं। कहा जाता है कि गैलीलियो ने यह साबित करने के लिए झुकी हुई पीसा की मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा से वजन गिराए। हालांकि यह कहानी शायद सच नहीं है, पर उसने इससे मिलता जुलता एक प्रयोग जरूर किया। उसने अलग अलग वजन की गोल गेंदों को ढलान, स्लोप पर लुढ़काया। इस प्रयोग में गिरने की स्थिति जैसी ही दशा थी, परंतु गति धीमी थी, इसलिए उसे देखना आसान था। गैलीलियो के मापों से पता चला कि हर वस्तु समान दर से अपनी गति बढ़ाती है, चाहे उसका वजन कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई गेंद ऐसी ढलान पर लुढ़क रही हो जो हर 10 मीटर पर 8 मीटर नीचे जाती हो, तो 1 सेकंड बाद गेंद की गति लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। 2 सेकंड बाद 2 मीटर प्रति सेकंड, और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी, चाहे वह गेंद भारी हो या हल्की। बेशक सीसा, लीड का टुकड़ा पंख से तेज गिरेगा, लेकिन वह हवा के प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस की वजह से है, ना कि इसीलिए कि वजन अलग है। अगर 2 शीशे के टुकड़े गिराए जाएं, तो दोनों एक ही दर से गिरेंगे। चांद पर, जहां हवा नहीं है, अंतरिक्ष यात्री डेविड आर स्कॉट ने सीसा और पंख गिराकर वही प्रयोग किया, और दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचे। गैलीलियो के इन मापों को न्यूटन ने अपनी गति के नियमों, लॉज ऑफ मोशन की नींव बनाया। गैलीलियो के प्रयोग में गेंद पर हमेशा एक ही बल, उसका वजन काम करता था, और इस बल का असर यह था कि गेंद लगातार तेज होती जाती थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि बल, फोर्स का असली असर किसी वस्तु की गति को बदलना है, ना कि केवल उसे चलाना। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा, तो वह सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहेगी। यह विचार पहली बार न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में स्पष्ट रूप से बताया गया था, और इसे हम न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वह अपनी गति बदलती है या त्वरण, एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। यह परिवर्तन बल के अनुपात में होता है, यानी अगर बल दोगुना है तो त्वरण भी दोगुना होगा।
लेकिन वस्तु का द्रव्यमान मास जितना अधिक होगा, त्वरण उतना ही कम होगा। विश्राम की एकमात्र स्थिति स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट न्यूटन के नियमों के अनुसार किसी पूर्ण विश्राम की स्थिति नहीं होती। हम यह उतनी ही आसानी से कह सकते हैं कि वस्तु ए स्थिर है और वस्तु बी समान वेग से चल रही है, या फिर वस्तु बी स्थिर है और वस्तु ए चल रही है। उदाहरण के लिए, अगर हम कुछ देर के लिए पृथ्वी के घूमने और सूर्य की परिक्रमा को नजरअंदाज करें, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और उस पर चलती ट्रेन उत्तर दिशा में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। या फिर इसके उलट भी कह सकते हैं, ट्रेन स्थिर है और पृथ्वी दक्षिण दिशा में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर कोई व्यक्ति उस चलती ट्रेन में प्रयोग करे, जैसे ट्रेन के अंदर पिंग पोंग खेलना, तो वह पाएगा कि गेंद न्यूटन के नियमों का पालन वैसे ही करती है जैसे पटरियों के किनारे रखी मेज पर करती है। इसलिए यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि असल में कौन चल रहा है, ट्रेन या पृथ्वी। इस तरह पूर्ण विश्राम एब्सोल्यूट रेस्ट के अभाव का मतलब यह हुआ कि हम यह नहीं बता सकते कि दो घटनाएं जो अलग अलग समय पर हुईं, क्या वे एक ही स्थान पर घटी थीं या नहीं। उदाहरण के लिए, मान लो ट्रेन में रखी मेज पर एक पिंग पोंग गेंद सीधी ऊपर उछलती है और एक ही जगह पर 1 सेकंड के अंतर से 2 बार मेज को छूती है। ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को तो दोनों बार गेंद एक ही जगह पर गिरती दिखेगी, लेकिन पटरियों के किनारे खड़े व्यक्ति को लगेगा कि दोनों बार गेंद लगभग 40 मीटर की अंतर 40 मीटर दूर दूर गिरी, क्योंकि ट्रेन उस बीच इतना आगे बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्ण स्थिति एब्सोल्यूट पोजीशन नाम की कोई चीज नहीं है, जैसा कि अरिस्टोटल मानता था। घटनाओं की स्थिति और उनके बीच की दूरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति और पटरियों पर खड़े व्यक्ति दोनों के लिए अलग अलग होगी और किसी एक की स्थिति को दूसरे पर प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं होगा। न्यूटन को यह विचार बहुत परेशान करता था कि पूर्ण स्थान एब्सोल्यूट स्पेस जैसा कुछ नहीं है। उसे यह बात ईश्वर गॉड के प्रति अपनी धारणा से मेल नहीं खाती लगी। इसलिए उसने, भले ही उसके अपने नियम पूर्ण स्थान के अभाव को दिखाते थे, फिर भी उसने इसे स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने इस बात पर उसकी आलोचना की, खासकर दार्शनिक बिशप बर्कली ने, जो मानते थे कि भौतिक वस्तुएं, स्थान और समय सब एक भ्रम इल्यूजन हैं। जब मशहूर विचारक सैमुअल डॉक्टर जॉनसन को बर्कले की यह राय बताई गई, तो उन्होंने एक पत्थर पर पैर मारते हुए कहा, मैं इसे यूं खारिज करता हूं। मतलब यह भ्रम नहीं, वास्तविकता है। अरस्तु और न्यूटन दोनों मानते थे कि समय पूर्ण एब्सोल्यूट टाइम होता है। उनका विश्वास था कि दो घटनाओं के बीच का समयांतर इंटरवल हर व्यक्ति के लिए समान होगा, बस शर्त यह कि वह एक अच्छा घड़ी क्लॉक इस्तेमाल करे। उनके अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र थे। यह सोच आम लोगों की समझ के अनुसार ठीक लगती है, लेकिन हमें समय और स्थान के बारे में अपने विचार बदलने पड़े, क्योंकि यह समझ सिर्फ धीमी गति वाली चीजों जैसे सेब या ग्रहों के लिए काम करती है, प्रकाश की गति जैसी तेज गति वाली चीजों पर नहीं। प्रकाश की सीमित गति फाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट का पता सबसे पहले 1674 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री ओले क्रिस्टनसन रोमर ने लगाया। उन्होंने देखा कि बृहस्पति, जुपिटर के चांद मून्स, जब बृहस्पति के पीछे जाते हैं, एक्लिप्स होते हैं, तो उनके बीच का समयांतर समान नहीं होता। उन्होंने पाया कि जब पृथ्वी बृहस्पति से दूर होती है तो उन ग्रहणों के समय में देरी होती है। इसका मतलब प्रकाश को दूर जाने में ज्यादा समय लगता है। हालांकि उनकी माप उतनी सटीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रकाश की गति लगभग 40,000 मील प्रति सेकंड बताई, जबकि असली गति 86,000 मील प्रति सेकंड है। फिर भी उनका यह काम अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रकाश की गति सीमित है और उसका मान भी बताया, वह भी न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका 16 से 16 से पासे उस गई कतियां दे
11 साल पहले प्रकाश के प्रसार प्रोपगेशन ऑफ लाइट का पूरा सिद्धांत 1865 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया। उन्होंने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के सिद्धांतों को एकजुट करके एक ही सिद्धांत बनाया। मैक्सवेल के समीकरणों ने यह भविष्यवाणी की कि इन दोनों शक्तियों के संयोजन से तरंगें, वेव्स उत्पन्न हो सकती हैं जो एक निश्चित गति से चलेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर गिरने पर लहरें बनती हैं। अगर उन तरंगों की लंबाई 8 मीटर या उससे अधिक हो तो हम उन्हें रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स कहते हैं। कुछ सेंटीमीटर लंबी तरंगें माइक्रोवेव्स कहलाती हैं और उससे भी छोटी 10,000वें हिस्से से अधिक सेंटीमीटर इंफ्रारेड होती हैं। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट की तरंग लंबाई 40 से 80 मिलियन सेंटीमीटर के बीच होती है। इससे भी छोटी तरंगें अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा किरणें गैमा रेज कहलाती हैं। प्रकाश और रेडियो तरंगें एक निश्चित गति से चलती हैं, लेकिन न्यूटन के सिद्धांत ने तो पूर्ण विश्राम एब्सोल्यूट रेस्ट की धारणा को हटा दिया। तो सवाल उठा, अगर प्रकाश की गति स्थिर है तो यह किसके सापेक्ष रिलेटिव मापी जाएगी? इसी सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने माना कि एक अदृश्य माध्यम होता है जिसे उन्होंने ईथर कहा। यह पदार्थ पूरे अंतरिक्ष में मौजूद है, यहां तक कि खाली जगह में भी। प्रकाश तरंगें ईथर के माध्यम से चलती हैं, जैसे ध्वनि तरंगें साउंड वेव्स हवा में चलती हैं। वैज्ञानिकों ने माना था कि अगर पृथ्वी ईथर में गति कर रही है तो प्रकाश की गति उस दिशा में जिसमें हम प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ रहे हों अलग होगी, और उस दिशा में जिसमें हम स्रोत की ओर नहीं बढ़ रहे हों सीधे 90 डिग्री कोण पर प्रकाश की गति अलग होगी। लेकिन 1887 में एल्बर्ट माइकलसन, जो बाद में अमेरिका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने, और एडवर्ड मॉर्ली ने क्लीवलैंड के केस स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में बहुत ही सटीक प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी की गति की दिशा में प्रकाश की गति और उसके लंबवत 90 दिशा में प्रकाश की गति की तुलना की। अत्यंत आश्चर्य की बात यह हुई कि दोनों बिल्कुल समान थीं। 1827 से 1905 के बीच कई वैज्ञानिकों ने इस परिणाम को समझने की कोशिश की। सबसे प्रमुख थे डच भौतिकविद हेनरिक लॉरेंस, जिन्होंने ईथर में गति करते समय वस्तुएं सिकुड़ने और घड़ियां धीमी होने का सुझाव दिया। लेकिन 1905 में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक अनजान क्लर्क अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा कि ईथर की धारणा बिल्कुल अनावश्यक है, बशर्ते हम पूर्ण समय एब्सोल्यूट टाइम की धारणा को छोड़ दें। कुछ हफ्तों बाद फ्रांसीसी गणितज्ञ हेनरी पॉइनकेर ने भी यही सुझाव दिया। आइंस्टीन की व्याख्या भौतिकी फिजिक्स के नजदीक थी, जबकि पॉइनकेरे ने इसे अधिकतर गणितीय समस्या माना। आइंस्टीन को इस नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का श्रेय दिया जाता है, लेकिन पॉइनकेरे का नाम भी इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। सापेक्षता का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी, यह है कि सभी स्वतंत्र रूप से चलने वाले पर्यवेक्षक, फ्रीली मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए विज्ञान के नियम समान होंगे, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। यह नियम न्यूटन के गति के नियमों, न्यूटन्स लॉज में भी लागू होता था, लेकिन अब इसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और प्रकाश की गति पर भी लागू किया गया। सभी पर्यवेक्षक प्रकाश की गति समान मापेंगे, चाहे उनकी गति कितनी भी हो। इस सरल विचार के कुछ अद्भुत परिणाम हैं। 8. द्रव्यमान और ऊर्जा का समानता, मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E mc2 E ऊर्जा, m द्रव्यमान, c प्रकाश की गति। 2. कोई वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। चूंकि ऊर्जा और द्रव्यमान समान हैं, इसलिए किसी वस्तु की गति से उत्पन्न ऊर्जा उसका द्रव्यमान बढ़ा देती है। मतलब वस्तु को तेज करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए।
यह प्रभाव तभी महत्वपूर्ण होता है जब वस्तु की गति प्रकाश की गति के करीब होती है। उदाहरण, 10% प्रकाश की गति पर वस्तु का द्रव्यमान केवल 0.5% बढ़ता है। 90% प्रकाश की गति पर वस्तु का द्रव्यमान अपने सामान्य द्रव्यमान से 2 गुना से अधिक हो जाता है। जैसे जैसे वस्तु प्रकाश की गति के करीब आती है, उसका द्रव्यमान और तेजी से बढ़ता है। अंततः इसे कभी प्रकाश की गति तक पहुंचाना असंभव है, क्योंकि तब उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई सामान्य वस्तु हमेशा प्रकाश की गति से कम गति से चल सकती है। सिर्फ प्रकाश या ऐसी तरंगें जिनका कोई द्रव्यमान नहीं है, प्रकाश की गति से चल सकती हैं। सापेक्षता का एक और अद्भुत परिणाम यह है कि हमारे स्थान, स्पेस और समय, टाइम के विचार पूरी तरह बदल गए। न्यूटन के अनुसार अगर एक प्रकाश का पल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए तो अलग अलग पर्यवेक्षक समय पर सहमत होंगे, लेकिन दूरी पर नहीं, क्योंकि स्थान पूर्ण नहीं है। इसलिए दूरी, समय के अनुपात से प्रकाश की गति अलग अलग पर्यवेक्षकों को अलग दिखती। लेकिन सापेक्षता में सभी पर्यवेक्षक प्रकाश की गति पर सहमत होंगे। अब वे दूरी पर सहमत नहीं होंगे, इसलिए उन्हें समय पर भी असहमति होगी। यानी पूर्ण समय, एब्सोल्यूट टाइम की धारणा समाप्त हो गई। हर पर्यवेक्षक के पास अपना समय होगा, जैसा कि उसके साथ चल रही घड़ी, क्लॉक दिखाती है। विभिन्न पर्यवेक्षकों की घड़ियां हमेशा मेल नहीं खाएंगी। घटना का स्थान और समय मापना, मेजरिंग इवेंट्स इन स्पेस टाइम। प्रत्येक पर्यवेक्षक रेडार का उपयोग कर सकता है। एक प्रकाश या रेडियो पल्स भेजकर यह पता किया जा सकता है कि घटना कहां और कब हुई। पल्स का कुछ हिस्सा घटना से परावर्तित, रिफ्लेक्टेड होकर वापस आता है। पर्यवेक्षक मापता है कि इको कब आया। फिर घटना का समय, ई पल्स भेजे जाने और इको मिलने के बीच का मध्यकाल, हाफवे पॉइंट। घटना की दूरी इस राउंड ट्रिप में लगने वाले समय का आधा x प्रकाश की गति। यह घटना एजिला अंतरिक्ष के किसी बिंदु पर किसी विशेष समय में हुई चीज। इस विचार को स्पेस टाइम डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा सकता है, जो यह बताता है कि समय और स्थान अब सापेक्ष, रिलेटिव हैं, पूर्ण नहीं। समय के पूर्ण, एब्सोल्यूट टाइम होने का मतलब न्यूटन और अरस्तु के समय में यह था। 8 समय सभी के लिए समान है, चाहे कोई व्यक्ति चल रहा हो, बैठा हो या उड़ रहा हो। 1 घंटे हर किसी के लिए हमेशा 1 घंटे ही रहेगा। एक घटना और दूसरी घटना के बीच का अंतर, टाइम इंटरवल, हर कोई एक जैसा मापेगा। समय स्वतंत्र है, समय और स्थान अलग हैं। समय की धारा हर जगह एक जैसी बहती है, चाहे आप पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में। परिणाम, अगर 2 घटनाएं 1 घंटे के अंतराल पर होती हैं तो हर घड़ी, हर व्यक्ति, हर जगह यही अंतर दिखाएगी। इसे सापेक्षता से स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने सापेक्षता, रिलेटिविटी में दिखाया कि यह सत्य नहीं है, खासकर जब वस्तुएं प्रकाश की गति के पास गति कर रही हों। अब हर पर्यवेक्षक का अपना समय होगा। स्पेस रिलेटिव है का अर्थ यह है कि अंतरिक्ष या स्थान कोई स्थिर और हमेशा एक जैसा रहने वाला तत्व नहीं होता, बल्कि यह देखने वाले की स्थिति, उसकी गति और जिस संदर्भ में वह चीजों को माप रहा है उस पर निर्भर करता है। आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर 2 लोग अलग अलग गति से चल रहे हों तो वे एक ही दूरी को अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति तेज चलती ट्रेन में बैठा है और दूसरा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। दोनों एक ही घटना को अलग तरह से देखेंगे और यहां तक कि उनके लिए वस्तुओं की आपसी दूरी भी थोड़ी बहुत बदल सकती है। जितनी तेज गति बढ़ती जाती है, उतना ही स्पेस का व्यवहार बदलता जाता है। बहुत तेज गति, विशेषकर प्रकाश की गति के पास, वस्तुओं की लंबाई छोटी दिखाई देने लगती है, जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि स्पेस किसी कठोर और अचल डिब्बे की तरह नहीं है, बल्कि यह लचीला, बदलने योग्य और निरीक्षक पर निर्भर करने वाला है। इसी तरह विशाल द्रव्यमान वाली वस्तुएं जैसे सूर्य या ब्लैक होल
अपने आसपास के स्पेस को मोड़ देती है, जिससे ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं और प्रकाश की किरणें भी झुक जाती हैं। इस तरह स्पेस स्वयं एक गतिशील, लचीला और सापेक्ष रूप से बदलने वाला तत्व है। यह न तो हर किसी के लिए समान होता है और न ही हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। यह हमेशा उस व्यक्ति, उसकी गति, उसके फ्रेम और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति पर निर्भर करता है। स्पेस कहां जा रहा है? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति बदल देता है। जब हम कहते हैं कि स्पेस फैल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि स्पेस किसी दिशा में बह रहा है या कहीं बाहर की तरफ भाग रहा है। असल में स्पेस ऐसा माध्यम है जो हर क्षण अपने अंदर ही बढ़ रहा है। ठीक वैसे जैसे एक गुब्बारा फुलाते समय उसकी सतह पर बने दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने आप बढ़ने लगती है, जबकि बिंदु खुद किसी दिशा में सक्रिय रूप से नहीं जा रहे होते। यही ब्रह्मांड में हो रहा है। गैलेक्सियां स्थिर नहीं हैं, वे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं क्योंकि उनके बीच का स्पेस खिंचकर फैल रहा है। इस फैलाव की गति समय के साथ धीमी नहीं हो रही, बल्कि तेज होती जा रही है, जिसे डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी शक्ति प्रेरित करती है, जिसकी असली प्रकृति अभी भी विज्ञान के लिए पहेली है। इस फैलते हुए स्पेस का कोई किनारा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई बाहर नहीं। यह हर दिशा में समान रूप से विस्तार करता जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड अपनी ही बनावट को पल पल खींच रहा हो। जब हम पूछते हैं कि स्पेस कहां जा रहा है, तो वास्तव में हम यह पूछ रहे होते हैं कि क्या स्पेस का कोई गंतव्य है। लेकिन सच तो यह है कि स्पेस का कोई गंतव्य नहीं, केवल परिवर्तन है। डिस्टेंस बढ़ रही है, समय के साथ बनावट बदल रही है, और ब्रह्मांड एक विशाल, शांति से सांस लेता हुआ ताना बाना है जो लगातार फैलता जा रहा है। शायद अरबों साल बाद दूर की गैलेक्सियां इतनी दूर हो जाएंगी कि उनके प्रकाश तक इस एक्सपेंशन के कारण हम तक नहीं पहुंच पाएगा, और ब्रह्मांड हमें और भी अकेला दिखाई देगा। लेकिन यह अकेलापन भी स्पेस के उसी विस्तार का परिणाम होगा जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं।